साथियों नमस्कार। साथियों, केजरीवाल को बरी कर दिया गया था 27 फरवरी को, लेकिन अभी तक हमने इस पर चर्चा नहीं करी क्योंकि कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी जो अब खुल करके सामने आई हैं। केजरीवाल पर डिस्कशन करेंगे, ये देखेंगे कि केजरीवाल का इस तरह से बरी होना भारत की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत की राजनीति में जो एंटोनियो माइनो हैं यानी कि सोनिया गांधी, वो किस तरह से ईरान के लिए बड़ी परेशान है, बड़ी रो रही हैं बेचारी। किस तरह से प्रियंका वाड्रा रो रही हैं। किस तरह से हमारे देश में बंगाल के इलेक्शन फ्रेम हो रहे हैं, धीरे धीरे किस राह पे जा रहे हैं, और इस समय भारत की राजनीति किस तरह से मोड़ ले रही है। हर चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो केजरीवाल जी हैं और इनके साथ के जितने भी लोग थे, लिकर केस में अंदर गए थे, 2024 में अंदर गए थे। इस लिकर स्कैम में दो तरह की चीज़ें बनती थी। एक ईडी हमेशा ही देखती है पीएमएलए के तहत कि मनी ट्रायल कहाँ से हो रहा है, मनी ट्रेल होते होते पैसा कहाँ से कहाँ घुमाया गया, 2 नंबर का पैसा किस तरह से इधर से उधर किया जा रहा है, ये ईडी देखती है। अब जब 2 नंबर का पैसा आप इधर से उधर करोगे तो करने के लिए आपने कोई ना कोई जुर्म भी तो किया होगा, कोई ना कोई करप्शन किया होगा, तो वो करप्शन की चीज़ सीबीआई देखती है। तो पहले ईडी का पूरा इनका सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर ये गिरफ्तार हो गए लोकसभा चुनाव से पहले। केजरीवाल, ध्यान से सुनिएगा चीज़ें, लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार होते हैं। ईडी ने बड़ा मजबूत केस बनाया था, जमानत नहीं मिल पा रही थी केजरीवाल को। फिर जैसे तैसे केजरीवाल को एक अंतरिम जमानत दी गई चुनावों के दौरान। मई के महीने में जमानत पर रहे और कोर्ट ने कहा कि भाई लोकसभा के चुनाव में आप ही अपनी पार्टी के एकमात्र स्टार कैंपेनर हो, इसलिए हम आपको अंतरिम जमानत दे रहे हैं, 2 जून को सरेंडर कर देना। 2 जून को वापस केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हो गए थे चुनाव। फिर 20 जून को केजरीवाल को फिर से जमानत दे दी गई दिल्ली की एक लोअर कोर्ट के द्वारा। वो लोअर कोर्ट जैसे अभी इस लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको याद होगा उस समय एक जज साहिबा चर्चा में आई थी, कैसे कैसे इन्होंने जमानत दे दी, इन जज साहिबा ने सभी की दलीलें सुनी नहीं। उनका नाम भी न्याय देवी करके कुछ था, लेकिन मामला तुरंत हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जमानत नहीं मिल सकती, ऐसे जेल में रहिए। फिर अगस्त के महीने में फिर से ट्राई किया गया केजरीवाल के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में इस बार अर्जी लगाई गई कि केजरीवाल को जमानत दे दो। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, पूरा एक सीक्वेंस देखिएगा। अगस्त में केजरीवाल की अर्जी को फिर से खारिज कर दिया गया कि भाई बहुत मजबूत केस है और इस तरह से अभी आप बाहर नहीं जा सकते। फिर प्रयास किया गया, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई को लगा कि केजरीवाल इससे पहले ईडी के केस की वजह से बाहर आ जाए, जमानत मिल जाए, एक केस और लगाओ। फिर सीबीआई ने अपनी तरफ से कोर्ट से कहा कि हमें केजरीवाल चाहिए, हम इनसे पूछताछ करेंगे, अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। फिर केजरीवाल से पूछताछ होती रही और फाइनली सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिल गई। कब मिली? सितंबर 2024 में। और हरियाणा के इलेक्शन कब थे? अक्टूबर 2024 में, यानी हरियाणा इलेक्शन से 1 महीने पहले। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को फायदा तब होता जब केजरीवाल जेल में होते, और तब तक शीश महल बन चुका था, एक के साथ एक शराब मुफ्त में इन्होंने बंटवाई थी, और भी इन्होंने दिल्ली में कुछ किया नहीं था। इनकी इमेज ऐसी थी कि जेल में जाके ही ये घाटे में जाते। अब हुआ ये, मैं कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं बाकी चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूं। अब हुआ ये कि ईडी का केस तो बहुत मजबूत बनाया गया और सीबीआई का हल्का बनाया गया, ठीक है। और नियम ये है, कोर्ट का जजमेंट ये कहता है 2022 वाला एक, कि अगर इस तरह की स्थिति है ईडी का केस और सीबीआई का, और सीबीआई का केस ढीला पड़ गया या खत्म हो गया, इसमें दम नजर नहीं आई, तो ये भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी बेल मिली, जो बरी किया गया है, ये बरी ऐसे किया गया है, अदालत ने पाया कि सीबीआई के तथ्यों में जान नहीं है, इसलिए केस ही बेकार है, तो जाहिर सी बात है फिर ईडी का भी मतलब नहीं बनता। तो उस समय जमानत मिल गई हरियाणा इलेक्शन से 1 महीने पहले। अब हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट हम देखते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस में जो अंतर था वो 0.85% वोट का था, यानी 1% से भी कम वोट का अंतर था। और जैसे तैसे बीजेपी 48 सीट ला करके जीत गई, 46 सीटों पर बहुमत था।
46 सीट पर, 1% से भी कम का अंतर रहा। अब केजरीवाल की पार्टी, जब केजरीवाल 1 महीने पहले जमानत पे आ गए तो उन्होंने फिर कैंपेन किया। इनको लगा हरियाणा में मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, इन्होंने पूरी जान लगा दी और जान लगाने पर इनको वोट मिले 1.53%। अगर केजरीवाल बाहर नहीं होते तो जान नहीं लगाते तो शायद ये फिगर ना होता और हो सकता है बीजेपी हार जाती। इत्तेफाक है, मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूं, ये इत्तेफाक है। अब आगे देखिए, मामला फिर चलता रहा, केस चल ही रहा था। अब कोई देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई ये कहे कि केजरीवाल निर्दोष हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, बीजेपी जबरदस्ती फंसा रही थी, तो चलो आपकी बात मान ली। तो फिर आप ये बता दो कि केजरीवाल ने कौन सा गणित लगाया था कि दिल्ली में एक शराब के साथ एक शराब फ्री मिल रही थी, चाहे कोई सी शराब ले लो। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो दिल्ली वाले अच्छे से जानते हैं। मैं दिल्ली के कई निवासियों को जानता हूं, खुद दिल्ली में जाके क्लासेस लेता था, तो मैंने देखा था कि इस तरह से लोग लेकर के आ रहे थे। और चलो छोड़ो, शीश महल कैसे बन गया इतना भव्य महल जैसा, वो तो केजरीवाल ने अपनी कमाई तो लगाई नहीं है उसमें। चलो वो छोड़ो, दिल्ली में जो एजुकेशन का स्तर है पहले से नीचे कैसे आ गया था, ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कैसे कर रहे थे। चलो वो छोड़ो, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई इतनी, उसमें इतना घपला पाया गया कि कई उसमें केसेस फर्जी पाए गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ। और चलो वो भी छोड़ दो, आपने देखा होगा दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए कई जगह पर, वो 11-12 साल जब तक केजरीवाल दिल्ली में रहे उन्हें साफ नहीं कर पाए। वो अब रेखा गुप्ता की सरकार धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रही है, तो केजरीवाल के ये भी नहीं कर पाए। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहते हैं तो राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन के ज़रिए आप 8 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन होंगी, कुछ ही मिनट्स में आपका वेरिफिकेशन होकर आपको लोन डिसबर्स भी हो जाएगा। इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से ही काम चल जाएगा, कोई कोलेट्रल जमा नहीं होगा। और जब इसे आप रीपेमेंट करेंगे तो रीपेमेंट आप 90 दिन तक कर सकते हैं, 3 महीने तक आराम से कर सकते हैं, या 17 EMIs के तौर पर इसे रीपे कर सकते हैं। इस कंपनी के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, किसी तरह का कोई कोलेट्रल जमा नहीं होता और किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो अगर आप इस तरह का कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब बढ़ते हैं केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी इसलिए बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं, ईमानदारी का पुतला हैं, तो इस बात पे आप मत आइएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि चुनावों में किस तरह से इनका प्रयोग होता रहा है। अब इन पे केस चलता रहा, ठीक है, 2025 निकल गया, भाजपा जीतती रही बाकी जगहों पर। भाजपा को ये पता था दिल्ली में तो ये गए, अब पंजाब में भी ये जाने वाले हैं। पंजाब के लोगों से पूछ लेना, आम आदमी पार्टी से इतने परेशान हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हरा करके कांग्रेस को अच्छे से जिताने वाले हैं, जैसे आम आदमी पार्टी को जिताया था पिछली बार। तो पंजाब के इलेक्शन अगली साल है, 1 साल भी नहीं बचा उसमें। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी थोड़ी दमदारी दिखा देती है तो कांग्रेस उतनी बड़ी जीत नहीं जीत पाएगी जैसी संभावना लग रही है। अब सवाल उठता है कि ये बीजेपी कांग्रेस को क्यों इतना मजबूत नहीं होने देना चाहती पंजाब में। कारण है, अब इसका गणित समझिए। अगर बीजेपी या एनडीए किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहती है पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा से 2/3 से पास कराने के लिए उसे 162 वोट चाहिए। बीजेपी या एनडीए के पास जो भी राज्यसभा में वोटों की व्यवस्था है वो 133 है, ठीक है, लगभग 29 वोट्स कम पड़ रहे हैं। अभी भी वो 30-32 वोट्स मैनेज कर लेती है कहीं ना कहीं से, जो कि नॉन इंडिया अलायंस के हैं, नॉन इंडिया अलायंस के, कांग्रेस नहीं आ रही उसमें, तो अभी तक तो मैनेज हो रहा है। अच्छा, इन 30 में से 10 वोट्स आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है जी। अब अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी भी नॉर्मल रहे, कांग्रेस भी नॉर्मल रहे, तो बात बन जाएगी। कांग्रेस बहुत मजबूती से जीत करके आ गई,
तो पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर के राज्यसभा की 13 सीट्स आती हैं। इन 13 में से अगर कांग्रेस 10 भी जीत गई या 9 भी जीत गई, पंजाब में मजबूत होकर अगर कांग्रेस राज्यसभा की टोटल 9 सीट्स ले आई इस क्षेत्र से, तो बीजेपी जो अभी तक 30 सीट्स व्यवस्था कर पा रही थी ना राज्यसभा में, वो नहीं कर पाएगी। फिर उसमें फिर डेंट पड़ जाएगा और फिर बीजेपी को कांग्रेस के एमपी से जुगाड़ लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो ये करना नहीं चाहते। तो राज्यसभा में 30 सीटें जो बीजेपी के एनडीए के पास अभी नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ अभी कर पा रही है, फिर वो करना बंद हो जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी का थोड़ा मैदान में बने रहना जरूरी है, जिससे कमजोर जो कांग्रेस जो है थोड़ी कमजोर रहे। अब आप समझ पाए? इसलिए पंजाब के इलेक्शन से काफी पहले केजरीवाल को थोड़ा सा मैदान में दिखाओ, और केजरीवाल मैदान में तभी दिखेगा जब केजरीवाल इस तरह से बरी हो जाएगा। हालांकि सीबीआई ने भी हाई कोर्ट में वापस अपील करी है, तो केजरीवाल को तो फिर से केस चालू करवाने में या जेल भिजवाने में व्यवस्था फिर हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, जब चाहो तब अंदर करवा दो। आप बात समझ रहे हैं? तो पंजाब हरियाणा की राज्यसभा सीटों में एक आम आदमी पार्टी का भी शेयर ठीक ठाक रहे, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी मैदान में रखा जा रहा है भाजपा के द्वारा। अब केस कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोर्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, केस हल्का है। केस बहुत हल्का बनाया गया था सीबीआई का, इतना हल्का कि जब उसको गिराना हो तो गिर जाए, जब अंदर करना हो तो ईडी के केस के जरिए कर दो, बाहर करवाना हो तो सीबीआई के जरिए करवा लो। इस तरह की चीजें दिखी हैं। अभी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है, मुझे नहीं पता। न्यायालय अपना काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर देखिए, अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 1.5 महीने बाद बंगाल के चुनाव है। केजरीवाल अगर बंगाल में चले गए चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चली गई इनकी, और कुछ सीटों पर भी लड़ ली, तो वही ममता का खेल बिगाड़ देंगे। तो वो भी एक फैक्टर है। तो अगर ये बंगाल में जाकर के ममता का खेल बिगाड़ते हैं और बंगाल में कुछ ना करें, 0.5% भी वोट ले आई, तो बीजेपी को फायदा है। तो अभी बंगाल का इलेक्शन है, आसाम का इलेक्शन है, ठीक है, केरल का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का है अगले साल, फिर यूपी का भी है। यूपी में भी जरूरत है केजरीवाल की, यूपी में भी इनकी पार्टी लड़ती है कई सीटों पे, तो अभी ये काम आएंगे, आप समझिए। दिस इज कॉल्ड राजनीति, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स ऐसे होती है। ये पूरा खेल था। इस गणित को मैं समझता रहा 2-3 दिन तक, क्योंकि मुझे पता था कि केजरीवाल बाहर आया है और कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही बीजेपी की तरफ से, और बड़ा सब साइलेंस एकदम बनाए हुए हैं। केजरीवाल उछल रहे हैं, क्योंकि भाजपा, अमित शाह को पता है कि केजरीवाल की ताकत क्या है। केजरीवाल की ताकत है मीडिया कवरेज, और ये इकोसिस्टम केजरीवाल को बड़ा पुश करता है। तो अमित शाह ने इतना एक तरीके से कंट्रोल कर लिया चीज़ों को कि जब केजरीवाल को कवरेज देनी होगी तब दिलवाओ, जब खींचनी होगी तब खींच लो। पॉलिटिक्स, समझे आप? अब आगे आइए कि पहले मैं इसको हटा दूं और तो ये हटा देता हूं, हरियाणा इलेक्शन हटा देता हूं। अब वेस्ट बंगाल पे आइए साहब। 28 फरवरी को एसआईआर के ड्राफ्ट का जो फाइनल लिस्ट है वो आनी थी, लेकिन हुआ ये कि एसआईआर का काम पूरा हो नहीं पाया। आपको पता है कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कुछ जजेस को नियुक्त कर रहे हैं, जो कुछ बंगाल के पूर्व जजेस होंगे या करंट जजेस भी हो सकते हैं। बंगाल के उतने हो नहीं पाएंगे तो बगल में उड़ीसा से ले लो, छत्तीसगढ़ से ले लो, झारखंड से ले लो, और करीब 150 जज लगा दिए गए काम पे कि आपकी निगरानी में एसआईआर में जितने भी नाम अभी डाउटफुल हैं उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए। लेकिन वो 28 फरवरी तक हो नहीं पाया। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कितना परसेंट हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा 95% काम हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि जितना हो गया उतना जारी कर दो। तो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया कि हमारी भाई फाइनल लिस्ट है, अभी बाकी जितना बचा हुआ उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहो। वैसे 58 लाख पहले के थे, करीब 6 और 2 8 लाख अभी हो रहा है, लगभग 66 लाख
नाम ऐसे हैं जो कट चुके हैं। 60 लाख पर और विचार हो रहा है, 66 कट गए, 60 पे और विचार हो रहा है। तो 1 करोड़ के आसपास नाम है, 1 करोड़ 20 लाख हैं, लेकिन कटते कटते मान लो टोटल लास्ट में निकल के आएंगे 90 लाख, 80 लाख, तो 1 करोड़ के आसपास ही हो गए। मजे की बात यह है कि जो फाइनल लिस्ट आई, अभी तक जो फाइनल आई है, उसमें ममता बनर्जी के क्षेत्र में ही 47,000 वोट्स कट गए। और ममता बनर्जी, आपको याद होगा 2021 में अपना चुनाव हार गई थी, फिर दोबारा लड़ी है किसी और की सीट से, उस सीट पर 58,000 वोट से जीती थी। उनमें से 47,000 तो डाउटफुल हो गए, कट ही गए, और उसमें अभी भी 14,000 डाउटफुल है। यानी 14,000 पर अभी काम चल रहा है कि इनमें से कितने काटने कितने नहीं काटने। 47,000 तो कट गए, वो कन्फर्म है। तो इस तरह से ममता तो और परेशान है। ममता तो बिल्कुल SIR के खिलाफ है। अच्छा, ममता को इस समय बंगाल में होकर के अपना चुनावी कैंपेन करना चाहिए, गली गली जाकर के अपना ड्रामा करना चाहिए, वो जो करती हैं, लेकिन वो दिल्ली में बैठ कर के SIR का रूनर हो रही हैं, और वहाँ बीजेपी अपना ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। मैंने फिर से पूछा कुछ लोगों से कि बीजेपी का क्या करंट दिखाई दे रहा है, तो लोग कहते हैं बीजेपी की तरफ से शांत है, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने कुछ पत्रकारों से बात करी कि मैंने, साहब आपको क्या लगता है, आपके तो लोग ग्राउंड पे जाते होंगे। तो मेरे 1-2 पत्रकारों से जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि RSS लंबे समय से अंदर खाने काम कर रही है। RSS ने अतिरिक्त 15,000 छोटी छोटी शाखाएं लगाई हैं वहाँ, 15,000, और ये टारगेट दिया गया है कि आपको जो भी व्यक्ति मिल रहा है उसे कम से कम 7 बार, 5 से 7 बार आपको उसे समझाना है कि क्या प्लस है क्या नेगेटिव है, और उसे बताना है कि किस तरह से चुनाव होगा, आप हर तरह से सेफ हो। अब एक आदमी को आप 7 बार 5 बार एक ही चीज समझाओगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो वो अंदर ही अंदर काम चल रहा है। दूसरा, अगर ये SIR का बिल्कुल फाइनल काम होने में थोड़ी भी देरी हो गई तो चुनाव आगे खिंचेगा। चुनाव आगे खिंचेगा तो जो असेंबली 7 मई को भंग हो जानी चाहिए कायदे से, वो लंबी खिंचेगी, और अगर वो लंबी खिंची तो फिर राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए चुनाव होता है 4 से 5 चरणों में, और ये 4 से 5 चरण होने में 1 महीने लग गया, और उससे मान लो 10-12 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लगी, ठीक है, तो 1 महीना प्लस 10 दिन और 40 दिन चाहिए आपको। अब जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही है उससे 40 दिन देखो, उससे आगे 40 दिन में अगर 7 मई बीच में पड़ जा रही है तो पहले ही विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, और 7 मई से पहले ही काम सब हो जाएंगे तो विधानसभा भंग नहीं करनी पड़ेगी। और ममता बनर्जी CM क्यों है? क्योंकि विधानसभा में बहुमत है, तो विधानसभा होगी, बहुमत होगा तभी तो CM हो। अगर मान लो चुनावों की घोषणा होती है मान लीजिए 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल से 40 दिन जोड़ लो, 20 मई बैठता है तो 7 मई से भी आगे खिंच गए चुनाव, तो पहले विधानसभा भंग करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति या गवर्नर रूल में चुनाव कराना पड़ेगा, जो सबसे सेफेस्ट है। तो एक संभावना वो भी है, ठीक है। तो बंगाल में क्या होगा, देखने वाली बात होगी। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से बार बार SIR को लेकर के चैलेंज कर रही हैं, हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन पर, ना किसी चीज़ पर। हमने अपनी तरफ से जजेस को भी लगाया है काम पर। तो बार बार ममता बनर्जी जिस तरह से अपने वकीलों को भेज करके पूरे टाइम बर्बाद करती हैं कोर्ट का, वो वाजिब नहीं है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो नोटिस इशू कर दिया है इस बात को लेकर के कि भाई ये बार बार आप SIR को चैलेंज ना करें। अब आइए एक और खबर पे, एंटोनियो माइनो, ये ममता बनर्जी है, ये एंटोनियो माइनो है। एंटोनियो माइनो को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होता है ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। इनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान को रेल रहा था, तो उन्होंने कभी खुशी जाहिर नहीं करी। इन्होंने कभी खुशी जाहिर नहीं करी कि किस तरह से भारत अपने डिफेंस में इतना मजबूत है कि आज जहां अमेरिका के बेसिस पर ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं, जहां अमेरिका के जहाज गिर रहे हैं, जहां अमेरिका अपनी एम्बेसी का ख्याल नहीं कर पा रहा है, वहीं भारत की एक ऐसी सेना थी जिसने एक मिसाइल पाकिस्तान की अपनी धरती पर नहीं गिरने दी। चाइना जो अपने डिफेंस को लेकर कितना ज़्यादा छाती को चौड़ा करता है कि हमारा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, विश्व में सबसे अच्छा है, पाकिस्तान में जाकर के नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान हमला कर रहा है तो रोक नहीं पा रहा चाइना का इक्विपमेंट। ईरान में काम नहीं कर रहा चाइना का इक्विपमेंट। काहे बात का अच्छा है भैया,
लेकिन हमारी फौज एक भी मिसाइल अपने यहाँ नहीं गिरने दी। इस बात की प्रशंसा करते कभी आपने नहीं देखा होगा एंटोनियो माइनो को। एंटोनियो माइनो को दिक्कत हो जाती है कि भारत ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर काम क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों लगा रहा है। अगर अंडमान निकोबार का ज़्यादा विकास कर दिया तो वहाँ पर तो हमारी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के और बड़े बड़े बेसेस बन जाएंगे। वो तो चाइना का रूट रोक सकते हैं उस जगह से। ये सब क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, पर्यावरण मुश्किल में आ रहा है, ऐसा ये बोलती हैं। उसी क्रम में गाजा फिलिस्तीन में कुछ होता है, इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे भारत ऐसा कैसा रुख अपनाए हुए है, भारत इजराइल के साथ क्यों खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ईरान को लेकर के इन्हें परेशानी हो गई कि ईरान में खमेनी की मृत्यु हो गई। लेख आया है इनका बकायदा, देखिए पहले लेख। हाँ, ये रहा, ईरान में खमेनी की मृत्यु हो गई, मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत सरकार मौन क्यों है, भारत सरकार इस तरह से मौन होकर के इजराइल का साथ देती हुई क्यों दिखाई दे रही है, भारत सरकार ने किसी देश के सुप्रीम लीडर के बारे में इस तरह से कोई बयान क्यों नहीं दिया। बड़ी परेशान है ये। अब इनकी परेशानी का आलम देखिए। भाई एक बात बताइए, खामनेई ना तो ईरान का राष्ट्रपति था, ना प्राइम मिनिस्टर था, किसी ऐसे पद पे नहीं था जिससे कि भारत सरकार को कोई संज्ञान लेना पड़े। वो भाई वहाँ का एक धर्मगुरु था, हम क्यों संज्ञान लें, जबरदस्ती है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा, जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी प्लेन क्रैश में तो हमने संज्ञान लिया था, भारत ने बकायदा, मोदी जी ने ट्वीट किया था, अपना डेलीगेशन भेजा था, अपनी सिंपैथी वहाँ पर दर्ज कराई थी, खूब हमने संज्ञान लिया था उस चीज़ का। अगला, खामनेई कोई भारत प्रेमी बहुत व्यक्ति रहा हो ऐसा तो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से मौन होते हुए पाकिस्तान की तरफ दिखाई दिया था ईरान, सबने देखा था। उससे पहले देखिए खामनेई के ट्वीट्स 2020 का कि भारत में मुसलमानों का जिस तरह से मैसेकर हो रहा है वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज इस तरह का कृत्य ना करें। एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज, ठीक है, मैसेकर, मुसलमानों का जो मैसेकर हो रहा है ये सही नहीं है, है ना। इंडियाज आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस तरह से इंडिया इस्लाम के वर्ल्ड से आइसोलेट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बात करी थी। हिंदुओं को तुम कट्टरवादी बता रहे थे, यहाँ मैसेकर दिख रहा था, और ईरान में भी कई लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो रातों रात गायब हो गए। ट्रंप का कहना है कि 32,000 लोग मार दिए गए, हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं कि 2,000 मार दिए गए। तो किसके इशारों पे मरे होंगे, क्या वो मुसलमान नहीं थे। इस बात को छुपा लिया जाता है। किस तरह से जिन महिलाओं ने ईरान में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई वो गायब हो गई, फिर किसने किया, इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। अगला ट्वीट देखिए 2019 का, ये तब का है जब धारा 370 हटा दी गई थी। कहा हम बड़े कंसर्न हैं मुस्लिम्स की सिचुएशन को लेकर के कश्मीर में, हमारे इंडिया से अच्छे संबंध हैं, बट हम इंडिया की सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी पॉलिसी अपनाए जिससे कि कश्मीर के लोगों का ऑपरेशन ना हो और मुस्लिम का बुलिंग ना हो इस क्षेत्र में। हम कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, तुम्हें क्या पड़ रही है, तुम क्या ठेकेदार हो उनके। लेकिन इनको बोलना था और हम इनके लिए संवेदनाएं दिखाएं। क्यों दिखाएं जी। आज भारत में कई लोग सड़कों पर उतर करके इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, किस अधिकार से। इतने आंसू आपने कभी नहीं बहाए जब पहलगाम हुआ, इतने आंसू आपने कभी नहीं बहाए जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा था, इतने आंसू आपने कभी नहीं बहाए जब बलूचिस्तानियों के साथ गड़बड़ हो रही है। लेकिन इनके लिए बहाए जा रहे हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पता नहीं किस किस तरह की बातें। मैं शब्द नहीं बोल सकता वरना वीडियो की रीच रुक जाएगी। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। सिर्फ एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए सोनिया गांधी इस तरह का लेख लिख रही है ताकि उनका वोट मिल जाए। और इसमें केवल वही परेशान है ऐसा नहीं है, इनकी बेटी प्रियंका वाड्रा भी उतनी ही परेशान है। देखिए ईरान के लीडर का मरना इस तरह से बड़ा चिंताजनक है। ओ हो, जब वो आपके कश्मीर पर टिप्पणी कर रहे थे तब आपने कुछ नहीं बोला था। अब आप, जब मैं कांग्रेस को इस तरह से कटघरे में खड़ा करता हूं तो आप कहते हैं कि साहब कांग्रेस के बारे में ऐसे मत बोलिए।
क्या करें फिर बताइए। तो हमारे देश में नेताओं का किस तरह से एक्सपोजर हो रहा है आप खुद देख लीजिए। बट मज़ा किस चीज़ में है? मज़ा है घुंघरू सेठ के नाचने में। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।